नमस्कार मित्रों, पुनः आपका स्वागत है हमारी इस लाइव सेशन में। और आज हमारी चर्चा होनी है पानी के ऊपर, क्योंकि पीछे मैंने अपने फेसबुक पेज के ऊपर डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा के ऊपर पानी को लेकर के कि पानी कितना पिया जाए, कब पिया जाए, कैसे पिया जाए, तो ये वीडियो डाले और उसमें काफ़ी लोगों ने बहुत पसंद भी किया। काफ़ी लोगों को बहुत क्वेरीज भी हैं, हेजिटेशंस भी हैं, क्योंकि वास्तव में मैं पानी के बारे में जो आपको बता रहा हूँ वो थोड़ा सा अलग है, जो आप लोग जनरली सुनते हैं उससे अलग है। तो उसको स्वीकारने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कहते हैं कि जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो उन्हें भगवान की मर्जी पे छोड़ दे ए बंदे। ये भगवान जो है ना, ये सारे उलझे धंधों को ठीक करने की दवा है। जो तुझसे नहीं सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो उन्हें भगवान पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। तो मेरे लिए तो भगवान है आचार्य चरक, मेरे लिए भगवान है आचार्य सुश्रुत, मेरे लिए भगवान है आचार्य वाग्भट। और इन भगवानों द्वारा आप्त रूप में लिखी गई चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह एवं अष्टांग हृदय, ये वो पुस्तकें हैं, ये वो शास्त्र हैं जिनमें लिखी एक भी बात को आज तक विश्व में कोई भी काट नहीं पाया है। संशय पैदा किया, गलत मैसेज आगे बढ़ाया, लेकिन जब सच्चाई की बात आती है, जब लैब पे सिद्ध करने की बात आती है, जब वैज्ञानिक दृष्टि से, तार्किक दृष्टि से देखने की बात आती है, तो सबसे गर्व की बात यह है कि आज तक चरक, सुश्रुत या वाग्भट के एक भी प्रिंसिपल को, एक भी कही गई बात को विश्व में कहीं पर भी कोई काट नहीं पाया। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं जो भी कुछ आपको बताऊंगा वो शास्त्रों के प्रमाणों के साथ बताऊंगा। शास्त्रों के प्रमाण से सीधा मतलब केवल ये बोलने से नहीं होता कि आचार्य वाग्भट द्वारा लिखी गई अष्टांग संग्रह में ये लिखा है। मैं आपको ये बताऊंगा कि अष्टांग संग्रह में अध्याय नंबर इतना, श्लोक नंबर इतना में ये लिखा है, तब आप मानना। और मैं आपसे कहूंगा कि कुछ लोग जब कमेंट्स करते हैं, कुछ लोगों ने तो ये कमेंट किया कि लग रहा है डॉक्टर साहब नशे में हैं, कुछ लोगों ने बोला कि डॉक्टर साहब सिर फिरे हैं, कुछ बोले कि डॉक्टर साहब ये हैं, डॉक्टर साहब वो हैं। कहने का मतलब है उन लोगों से आपको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना। केवल एक बात कहनी है कि आप अगर इससे जो डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा बोल रहे हैं उससे अलग अगर आपका कोई मत है, तो डेफिनेटली चरक को, सुश्रुत को, वाग्भट को अधिक से अधिक हम माधव निदान, शारंगधर और भाव प्रकाश, ये जो 6 पुस्तकें हैं जिनमें पूरा आयुर्वेद समाहित है, उनके रिफरेंस दे करके बात करें। हवा में कोई बात करे तो उसकी बात सुनने की आवश्यकता नहीं है। अब समय आ चुका है कि हम अपने खान पान को, अपनी जीवन शैली को ठीक करें, जिससे हम ये राशन की तरह जो दवाइयाँ हर महीने घर में आ रही हैं, इन पे कोई विराम लगा सकें। आज घर में 5 लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली किसी ना किसी तरह का कोई, चाहे फार्मास्यूटिकल्स या न्यूट्रास्यूटिकल, कोई ना कोई जो है मेडिसिन आ ही रही है। हमने वापस से शास्त्रों को आधार बना करके अपने खाने पीने को ठीक करना है, अपनी जीवन शैली को ठीक करना है, और हमें इन दवाइयों से मुक्ति चाहिए, अपने को स्वस्थ बनाना है। तो देखिए, अब मैं आपके क्वेश्चंस लेना शुरू करता हूं। विजय शर्मा जी लिखते हैं, सर मेरे हस्बैंड को हिक्कफ नहीं रुक रही है, प्लीज कुछ उपाय बताएं। देखिए, हिचकी नहीं रुक रही है। पहला क्वेश्चन पानी का नहीं आया, पहला क्वेश्चन आ गया हिचकी का। तो हिचकी के लिए एक भस्म होती है, मोर के पंख की बनती है, उसे मयूर पुच्छ भस्म बोलते हैं। आप उस भस्म को ला करके उसकी 2 चुटकी आप शहद में मिला करके 3 बार लें दिन में, तो उससे हिचकी रुक जाती है। मयूर पुच्छ भस्म, मोर के पंख को जला करके उसकी राख तैयार की जाती है, उससे बहुत अच्छा हिचकी रुकती है। और साथ में आप हरड़, जो छोटी हरड़ होती है, उसका पाउडर तैयार करें,
उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाएं, थोड़ा सा नींबू का रस मिलाएं और इन तीनों को शहद के साथ मिला करके यदि सुबह शाम लेते हैं तो उससे भी हिचकी रुक जाती है। आई रिपीट, हरड़ को लेना है, हरड़ के साथ थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाइए, सेंधा नमक में थोड़ा सा नींबू डालिए और इसमें शहद मिलाइए। कुछ लोग इसमें पिपली भी मिलाते हैं गरम मसाले में, लेकिन पिपली आपको मिल नहीं पाएगी जल्दी से। पंसारे के यहाँ तो आपको मिल जाएगी, लेकिन आप ये हरड़ सबके पास बहुत आराम से मिल जाती है। सेंधा नमक होता है, नींबू होता है, शहद होता है, तो ये कॉम्बिनेशन भी कफ के लिए बहुत अच्छा है। विकास कुमार जी नमस्ते, राकेश सोनी जी नमस्ते, नरेश कुमार दुआ जी नमस्ते, और जी राय कंवर दीपक जी लिख रहे हैं आई बिलीव यू सर, तो थैंक यू वेरी मच ब्रदर। अनु शर्मा जी को नमस्ते, रेखा सरदाना जी को नमस्ते, रितेश लिख रहे हैं नमस्ते सर, पिछले सप्ताह मैंने आपसे गैस के बारे में पूछा था, आपके बताए दवा से आराम है। आज पेट की एड़ी और तलवे के ऊपर नस में बहुत दर्द रहता है, ठंड भी रहती है, कुछ उपाय बताएं। मैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से हूँ। रितेश रॉय जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेंशन किया कि आपको गैस की प्रॉब्लम थी और आपने मेरे बताए नुस्खे को प्रयोग किया और आपको बहुत लाभ है। अब आप पूछ रहे हैं कि आपकी एड़ी में दर्द रहता है, तो एड़ी में दर्द बहुत लोगों के रहता है और उस दर्द का कारण अमूमन होता है कैल्केनियल स्पर, यानी जो एड़ी की हड्डी होती है, कैल्केनियल बोन होती है, वहां पे डीजनरेशन की वजह से वो थोड़ी सी टूट जाती है और वो टूट करके वहां पे कांटे जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं कैल्केनियल स्पर। और उस कांटे जैसे स्ट्रक्चर से नीचे की जो फेशिया, मान लीजिए ये पैर है और इस पैर में ये बोन ने यहाँ कांटा बनाया और ये नीचे की मसल्स पे इस तरह से प्रेशर दे रही है, आपको बहुत पेन होता है। और स्पेशली आफ्टर एवरी रेस्ट, आप जब सुबह सो करके उठते हैं और पहली बार पैर नीचे रखते हैं तो आपको बहुत पेन होता है। थोड़ी देर आप हल्का सा लंगड़ा करके चलते हैं और आपको इतना पेन होता है, कुछ लोग बताते हैं जैसे कांटा चुभा पड़ा हो, इस तरह से पेन होता है, और उसके बाद थोड़ी सी गर्माहट आने पे आप ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही 2 घंटे बैठ करके जब उठते हैं तब भी आपको इस तरह का पेन होता है। और डॉक्टर्स आपको अक्सर इस तकलीफ में आपको कहते हैं कि आप सॉफ्ट सोल पहनिए। आपको आजकल बड़े बड़े अलग अलग तरह के जूते चप्पल एडवाइस करेंगे जिसके मोटे सोल लेकिन सॉफ्ट सोल होंगे, तो कुशन की तरह से काम कराना चाहते हैं, लेकिन वो इलाज नहीं है। वो केवल आपने एक हल्का सा इंतजाम कर दिया कि आपको बहुत दर्द ना हो, लेकिन वो इस पर जब तक नहीं जाएगा, जब तक उस कांटे को आप नहीं गलाएंगे, तब तक आपको एड़ी के दर्द से राहत नहीं मिलेगा। बहुत सिंपल चीज, आप सबके घर में आयरन है, प्रेस है, आप उस प्रेस को देखिए, इन जनरल हम ऐसे करके गर्म करते हैं, खड़ा करके। आप खड़ा मत कीजिए, मैं फिर आपको बता रहा हूं, ये समझ लीजिए ये आयरन है, आप ऐसे गर्म करते हैं, ऐसे मत कीजिए। आप इसकी जगह इसको फर्श के ऊपर डाल करके फिर गर्म कीजिए, तो उससे क्या होगा, आपका फर्श गर्म हो जाएगा। और उस गर्म फर्श के ऊपर आप अपने पैर पे कोई तेल लगा लीजिए, सरसों का तेल लगाइए, तिल का तेल लगाइए, लगा करके और जितना बर्दाश्त हो सके आप एड़ी को उस गर्म फर्श के ऊपर प्रेस कीजिए। उसके बाद वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो प्रेस दूसरी तरफ कर लिया आपने। इस तरह से फर्श को गर्म कर करके आप 5-10 मिनट सुबह और 5-7 मिनट शाम को आप इस तरह से सिकाई कीजिए। द मोमेंट, वो क्षण जिसमें आपका वो स्पर जो शार्प है वो ब्लंट हो जाए, आपका ये प्लांटर फेसाइटिस या कैल्केनियल स्पर की वजह से एड़ी में होने वाला दर्द समूल नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिसके लिए लोग सालों परेशान रहते हैं। और कुछ लोग तो स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन एड़ी में लगवाते हैं, उसके बाद भी उनको किसी को 6 महीने के लिए रिलीफ मिलता है, किसी को 3 महीने के लिए रिलीफ मिलता है, फिर लगवाते हैं। और मैंने अपने जीवन में ऐसे कम से कम 10 केसेज देखे हैं जहां पे कैल्केनियल स्पर को सही करने के लिए सर्जरी तक करानी पड़ी, बोन को ब्लंट किया गया। तो इसलिए मैंने आपको बिल्कुल देसी, बिल्कुल सीधा घर का वो उपाय बताया जिसको आज से आप शुरू करके रितेश जी ठीक हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं जैसे गैस में आपको आराम मिला है, ऐसे भी पेड़ अपना आपकी एड़ी के दर्द में भी आपको निश्चित रूप से खूब आराम मिलेगा और आप अपना अनुभव हमें जरूर शेयर करेंगे। डॉक्टर देवेंद्र सिंह पुंडीर साहब, ये हमारे चिकित्सक हैं और थोड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं डॉक्टर देवेंद्र आपको धन्यवाद देता हूं।
केएल शर्मा जी को नमस्ते। शेखर सुमन जी क्या लिखते हैं जी, मुझे हार्ट एनलार्जमेंट की समस्या है। देखिए, कार्डियोमेगैली इन जनरल जब हमें ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है तो धीरे धीरे हम कार्डियोमेगैली की तरफ जा रहे होते हैं। इन जनरल देयर आर सो मेनी अदर रीजंस फॉर कार्डियोमेगैली, लेकिन ब्लड प्रेशर के पेशेंट को कार्डियोमेगैली होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो ऐसे में सबसे पहले तो आप देखिए, कार्डियोमेगैली का पेशेंट अगर ईमानदारी के साथ किसी अच्छे डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो पहले उसको कहा जाएगा कि साहब आप पानी कम पिया कीजिए। पानी कम पीने से क्या मतलब है? पानी कम पीने से मतलब यह है कि आप उतना पानी पिएं जितना हमारे लिए आवश्यक है। ये जो मिथ चले आ रहे हैं कि अधिक पानी पिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, अधिक पानी पीने से बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। कुछ लोग, आप तो खैर इतना काम मैं कर चुका हूं पूरे इंडिया लेवल पे छोड़िए, इंटरनेशनल लेवल पे पानी के ऊपर, कि हजारों लाखों चिकित्सक अब इस बात से थोड़ा सा बचने लगे हैं। जो पहले बोलते थे कि पानी खूब पिया करो, पानी खूब पिया करो। आप याद कीजिए, आज से 4 साल पहले इस तरह के व्हाट्सएप मैसेजेस की भरमार थी कि यदि आप 5 लीटर पानी रोज पीते हैं तो आपका 3 महीने में शुगर ठीक हो जाएगा, आप 10 लीटर पानी पीते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, कैंसर ठीक हो जाएगा। लेकिन आजकल इस तरह के मैसेजेस कम हो गए हैं। इसके पीछे आपने जो मुझे ऊर्जा दी और मैंने अपनी बातों को प्रमाणों के साथ शहर शहर जाकर के, लगभग मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 1500 कॉन्फ्रेंसेस की हैं, 1000 मेरे न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल केवल पानी के ऊपर आए हैं। मैंने इंडिया की 22 स्टेट में जा करके मैंने पानी के ऊपर लेक्चर्स दिए हैं, मेडिकल कॉलेजेस में दिए हैं। सो परिवर्तन तो आ रहा है। और कार्डियोमेगैली के पेशेंट को केवल उतना पानी पीना है जितना उसके लिए आवश्यक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि हमारे लिए पानी कितना चाहिए। देखिए, पानी पे बात आ गई तो हम एक दिन में कितना पानी पिए इसको बिल्कुल भी निश्चित नहीं किया जा सकता। ये डिपेंड करता है मौसम किस तरह का है, गर्मी चल रही है कि सर्दी चल रही है कि बरसात चल रही है। नंबर 2, उस पर्टिकुलर दिन आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है। गर्मियों के दिन है लेकिन आप, आज संडे है, आप अपने बेडरूम से बाहर ही नहीं, एसी में रूम ठंडा करके आप बैठ के मैच देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, आप बाहर निकले ही नहीं, कोई फिजिकल वर्कआउट हुआ ही नहीं, कोई पसीना आया ही नहीं। अगर हम सर्दियों की बात करें तो सर्दी का मौसम है लेकिन आप धूप में कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं, आप कोई जुलूस निकाल रहे हैं, आप कोई कैंप लगा रहे हैं, तो प्रोबेबली वहाँ सर्दी का मौसम है लेकिन आपको प्यास बहुत लगेगी। सो पानी की मात्रा को हम निश्चित नहीं कर सकते। जो ये 8 गिलास, 16 गिलास, 32 गिलास, ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। आपकी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हम 2 भाई हैं, मैं पैथिक नेचर का हूँ, मेरा भाई कफ डोमिनेंट है। हम दोनों ही एक ही मौसम में सुबह साथ घूमने जाते हैं और 3-4 किलोमीटर के बाद मुझे प्यास लग जाती है, उसको प्यास नहीं लगती। जिसको प्यास नहीं लग रही उसको पानी नहीं पीना है, जिसे प्यास लग रही उसको जरूर पीना है। तो आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे कि पानी की मात्रा को किन्हीं 2 लोगों के लिए भी फिक्स नहीं कर सकते। तो हम पूरे विश्व के लिए कैसे कह सकते हैं कि 8 गिलास पानी रोज? पानी की मात्रा कितनी हो डिपेंड करेगा कि आपका बेसिक बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। नंबर 2, सीजन कौन सा चल रहा है। नंबर 3, आपकी उस पर्टिकुलर दिन की फिजिकल एक्टिविटी क्या है, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन हम कैसे चेक करें कि हमारी बॉडी में प्रॉपर हाइड्रेशन है कि नहीं, जो पानी का काम हमारे शरीर में वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उसको चेक करने के लिए आज कितना पानी पिया इसको नहीं नापें, बल्कि आज कितना यूरिन पास किया, कितना आपने पेशाब किया, वो मेजरमेंट आपको बताएगा कि आपकी बॉडी का हाइड्रेशन लेवल ठीक है कि नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिए, वो व्यक्ति जो दिन में 750 ml से 1 लीटर, 750 ml का मतलब अमूमन ये होता है कि दिन में 3 बार खुल करके जब आदमी पेशाब जाता है तो 750 ml यूरिन पास करता है। तो जो आदमी पूरे दिन में 750 ml यूरिन पास कर रहा है या अधिक से अधिक 1 लीटर मतलब 4 बार, तो वो ये मान के चले कि उसकी बॉडी का हाइड्रेशन लेवल बिल्कुल ठीक है। एक और हल्की सी निशानी, उसका यूरिन
पेल येलो हो, पेल येलो का मतलब बहुत हल्का पीला, डार्क ना हो, तो वो भी निशानी है। हल्का पीला, जलन नहीं मैं कह रहा हूं, जलन वाली एकदम अलग लाइन है। हल्का पीला, लेकिन सफेद पानी के जैसा भी ना हो, पानी के जैसा यूरिन। आप जब अपना यूरिन सैंपल भेजते हैं अपनी जांच के लिए और उसमें कलर आता है, तो रेफरेंस रेंज में जब आप देखेंगे तो कलर का, यूरिन का कलर क्या लिखा होता है? पेल येलो। तो मैं उन लोगों से, उन चिकित्सकों से कहना चाहता हूं जो ये बोलते हैं व्हाइट यूरिन आ रहा है, इसका मतलब हाइड्रेशन ठीक है। तो अगर व्हाइट नॉर्मल है तो अपनी जो यूरिन की जांच होती है उसमें वो रेफरेंस कलर में पेल येलो क्यों लिखते हैं? व्हाइट लिखना शुरू कर दें। अगर व्हाइट ही नॉर्मल है तो पेल येलो क्यों लिखते हैं? किताबें पेल येलो क्यों लिखती हैं? व्हाइट लिखें। आपको अगर पेशाब में हल्का पीलापन है तो इट इज नॉर्मल। उस पीलेपन को देख के परेशान ना हो, लेकिन पेल येलो मीन्स हल्का पीला। अगर वो डार्क पीला है तो आप देखिए कहीं पानी की मात्रा आप वास्तव में कम तो नहीं हो रही। बेसिकली 750 ml से 1 लीटर तक यूरिन अगर आप 24 घंटे में पास कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपकी बॉडी का हाइड्रेशन लेवल भी ठीक है, और डेली जो हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, जिनको यूरिन के थ्रू, फिकल मैटर के थ्रू बाहर निकलना है, वो भी अच्छे से हो रहा है। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि पानी जो है वो पीने के क्या क्या समय है और कितना पानी पीना चाहिए। तो पानी पीने के 2 समय हैं। एक जिसे हम बोलते हैं असेंशियल। असेंशियल का मतलब है जो हमारी प्यास पे डिपेंड नहीं करता, मतलब पानी पीने के वो समय जिसमें हमको प्यास की अपेक्षा किए बिना पानी शरीर को पहुंचाना चाहिए, यह है असेंशियल समय। दूसरा होता है ऑन थर्स्ट कॉल, जब हमें प्यास लगे, जब हमारा शरीर मांगे तब हमें पानी पीना है। तो 2 कंडीशंस हैं पानी पीने की, एक एसेंशियल जिसमें प्यास की मतलब ही नहीं है, और दूसरा है जब प्यास लगे। अब मैं आपको बताता हूं कि वो कौन से समय हैं जिसमें आपको प्यास की बात ही नहीं करनी, आपको पानी पीने की कोशिश करनी ही है, पानी पीने की आदत डालनी ही है। तो वो समय है नंबर 1, सुबह उठ करके हर व्यक्ति को लगभग 1 गिलास पानी, 1 गिलास बोले तो 250 ml। अगर ये पानी कोसा हो तो वाह वाह है, नहीं तो नॉर्मल पानी, फ्रिज का ठंडा नहीं, ताजा पानी, ये आपको सुबह उठ करके पीना चाहिए। सुबह उठ करके पिए गए पानी के बारे में हमारा शास्त्र बोलता है, रोग जरा परिमुक्तो जीवेद वत्सर शतम से अग्रम, कि जो व्यक्ति सुबह उठ करके इस तरह के पानी को पीता है, गर्म पानी को पीता है, रोग जरा परिमुक्तो, रोगों से मुक्त हो जाता है। जरा मीन्स उसको जल्दी से बुढ़ापे के लक्षण नहीं आते, रोग जरा परिमुक्तो। जीवेद वत्सर, वो जीता है, वत्सर मीन्स साल, शतम मीन्स 100 से अग्रम, 100 से भी बढ़कर। तो कहने का मतलब है सुबह उठ करके 1 गिलास गर्म पानी पीने को हमारे शास्त्रों में बहुत अप्रिशिएट किया गया है। 1 गिलास बोले तो 1 गिलास, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, प्लीज अभी सुनते जाइए। और ये सारी बातें जो है, इनके पीछे क्या विज्ञान है, इसके पीछे क्या शास्त्रीय मत है, ये एक पुस्तक है जी जिसका नाम है जल अमृत या विष। मेरे ख्याल से आप देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे हैं, जल अमृत या विष एक पुस्तक है मेरी, मैं और पास ले आता हूं। इस पुस्तक में पानी के बारे में सब कुछ, जो भी आचार्य चरक ने लिखा, आचार्य सुश्रुत ने लिखा, आचार्य वाग्भट ने लिखा, माधव, शारंगधर, भाव प्रकाश, अथर्व वेद, जहां जहां पानी के बारे में कुछ भी बतलाया गया वो मैंने इस पुस्तक में विद रेफरेंसेस। अगर मैंने बोला कि केवलम से औषधम पक्वमामा मुष्णम हितम चतत समीक्ष है मात्राया युक्तम अमृतम विषम अन्यथा, यानी कि जल को अकेले पिया जाए या औषधियों से सिद्ध करके लिया जाए, उबाल के लिया जाए या शीतल करके लिया जाए, ये शरीर की अवस्था के अनुसार ऐसा विचार करके सही मात्रा में सही समय पर सही विधि से लिया गया जल अमृत के समान गुणकारी होता है, और अन्यथा शरीर में विषाक्तता को उत्पन्न करता है। तो जी हां, मैं बोल रहा हूं
शास्त्रों के प्रमाणों के आधार पर बोल रहा हूं कि यही जल अगर ठीक से पिया गया, सही मात्रा में पिया गया तो ये अमृत है, और नहीं तो गलत तरीके से, गलत मात्रा में और गलत फॉर्म का अगर आप जल पीते हैं, अपने शरीर का ध्यान किए बिना, अपने रोग का ध्यान किए बिना, तो ये जल इतना नुकसान पहुंचाता है कि मैं नहीं, आचार्य वाग्भट अध्याय 6 श्लोक नंबर 32, फिर से रिपीट करता हूं, अष्टांग संग्रह अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 32 में साफ साफ लिख रहा है यही जल अमृत भी हो सकता है और यही जल आपके लिए विष भी हो सकता है। तो कुछ लोग तो बोलते हैं जल को विष कहने की हिम्मत मेरी नहीं है, आचार्य वाग्भट ने कहा, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। सो पहला समय मैंने आपको बताया कि साहब सुबह उठ करके आपको पानी पीना है। नंबर 2, जब भी आप भोजन करें, दूसरा असेंशियल समय है जब भी आप भोजन करें। अब भोजन को लेकर भी मैंने वीडियो डाला है, आप मेरे फेसबुक पेज पे जिस पे लाइव देख रहे हैं उस पे 3 वीडियो हैं। मेरी आप लोगों से विनती है, पानी को लेके हमारा पहली ऐसी चीज जिसको हर व्यक्ति रोज रोज खाता है, विश्व का बच्चे से लेके बूढ़ा तक कोई व्यक्ति ने जो बोले मैं पानी नहीं पीता, कम से कम पानी को लोगों तक सही पहुंचा दीजिए। मैंने शास्त्रों के आधार पे आप तक अपनी वीडियो पहुंचाई है, इसको स्प्रेड करके आप माध्यम बनिए स्वास्थ्य लोगों तक पहुंचाने में। अब भोजन के साथ हमने बोला कि भक्तस्य आदौ जलम पीतम अग्निसादम कृशंगताम, मतलब कि कोई भी अगर भोजन से पहले जल पीता है, पहले का मतलब 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, भक्तस्य आदौ जलम पीतम, भक्तस्य आदौ मीन्स भोजन से पहले जो जल पीता है उसकी अग्नि मंद हो जाती है, मतलब उसके डाइजेस्टिव एंजाइम स्लगिश हो जाते हैं। कृश अंगताम यानी वो दुर्बल रहता है, कृश रहता है, कृश मीन्स दुर्बल। अंतः क्रोति स्थूलतम, जो भोजन के अंत में पानी पीता है, अंत से मतलब जैसे भोजन किया और 1 गिलास पानी पी गए, 2 गिलास पानी पी गए, अंतः क्रोति स्थूलतम आपको हमेशा मोटा रखेगा। ऊर्ध्वम च आमाश्यात् कफम, आमाशय पेट के ऊपर के आपको रोग, आपको गला भारी रहेगा, आपको साइनस की प्रॉब्लम रहेगी, आपको हेडेक रहेगा, आंख कान आपके कमजोर रहेंगे, तो इस तरह की कफ की प्रॉब्लम मतलब आमाशय से ऊपर आपको रहेगी उस व्यक्ति को जो भोजन के बाद पानी पीने की प्रवृत्ति रखता है। जो व्यक्ति पानी भोजन के बाद पीता है वो हमेशा बिना मतलब मोटापे से ग्रसित रहता है। और मध्य अंगताम साम्यम धातु नाम जरणम सुखम, अगर भोजन के मध्य में आप जल पीते हैं तो आपके धातु भी सम रहते हैं, आपके अंग भी सम रहते हैं, जरणम सुखम, और एक तरह से पाचन की क्रिया भी सुखपूर्वक शुरू हो जाती है। अब ये मैंने बताया कि भोजन के साथ पानी पीना है। अब भोजन के साथ भी, एक मिनट पहले मैं आपको रेफरेंस दिखाता हूं। मैंने अभी श्लोक बोला, भक्तस्य आदौ जलम पीतम अग्निसादम कृशंगताम। मेरे मित्रों, अष्टांग संग्रह यानी आचार्य वाग्भट द्वारा लिखा गया ग्रंथ, उसका अध्याय 6 श्लोक नंबर 41 और 42 जो सीधा सीधा ये बता रहा है ना भोजन से पहले जल पिए, ना भोजन के बाद जल पिए, बल्कि भोजन के साथ जल पिए। अष्टांग संग्रह आचार्य वाग्भट द्वारा रचित ये शास्त्र अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 41 और 42, ये मेरी पुस्तक है, ये अष्टांग संग्रह नहीं है, लेकिन मैंने उनके श्लोकों को उठा करके ये कंपाइल किया, ये बुक बनाई, जिससे आप पानी के बारे में पूरी जानकारी ले सके। वो चीज जो हर दिन आप खाते ही खाते हैं, एक बार नहीं अनेकों बार, उसके बारे में। पानी का रिलेशन विद शुगर, पानी का रिलेशन विद ब्लड प्रेशर, पानी का रिलेशन विद हृदय रोग, पानी का रिलेशन विद मोटापा, पानी का रिलेशन विद डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, सब कुछ कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जिनको गैस, कब्जी, एसिडिटी रहती है, वो पानी कैसे पिए, ये सब इस पुस्तक में लिखा हुआ है। सो मैंने रेफरेंस दिखाया आपको, तो आपको आचार्य वाग्भट को मानना ही पड़ेगा कि भोजन के साथ पानी पीना है। अब भोजन के साथ पानी कैसे पीना है उसका भी तरीका है। आचार्य वाग्भट ये लिखते हैं कि अगर आपने भोजन के साथ भी अति योगेन सलीलम किया, अगर अति योग में सलील पिया,
तो वहां पर भी खाना नहीं पचेगा। अति अम्बुपानाच अविपच्यते अन्नम, अति अम्बुपान किया तो भी अविपच्यते अन्नम, अन्न नहीं पचेगा। और अगर आपने बिल्कुल नहीं पिया, निरअम्बुपानाच हो गए, निरअम्बु मीन्स पानी नहीं पिया, तो सैव दोष है, वो भी दोष है। फिर से सुनिए, अति अम्बुपानाच अविपच्यते अन्नम, अति अम्बुपान किया अविपच्यते अन्नम, तब भी अन्न नहीं पचेगा। निरअम्बुपानाच सैव दोष है, बिल्कुल नहीं पिया, वो भी दोष है। तो तस्मान नरो वन्नी विवर्धनाय, तो ऐसे में आदमी क्या करे कि उसकी अग्नि बनी रहे, उसका खाना सही से पचे। तो आचार्य वाग्भट लिखते हैं, मुहुर मुहुर वारी पिबेत अभूरी। मुहुर मुहुर मीन्स बार बार, वारी मीन्स पानी, पिबेत मीन्स पिए, अभूरी मीन्स थोड़ा थोड़ा। तो जैसे सुबह अपने पोहा, अपने सैंडविच, अपनी परोठी के साथ चाय रख करके बैठते हैं, तो मेरे मित्रों वैसे ही एक छोटा गिलास पानी यानी 150 से 200 ml पानी अगर कोसा हो तो बहुत अच्छी बात है। कोसा अगर नहीं आदत में आ रहा तो ताजा, ठंडा नहीं, ताजा पानी आपको लंच में और रात्रि के भोजन डिनर में साथ रख करके बैठना है। एंड आफ्टर एवरी 2 bites, आफ्टर एवरी 3 bites हैव 1 sip ऑफ वाटर, आफ्टर एवरी 2 bites हैव 1 sip ऑफ वाटर। तो ये तरीका है भोजन के साथ पानी पीने का। और इस तरह से पिया गया पानी, शास्त्र में क्या बोला गया है, भोजने च अमृतम वारी। इस तरह अगर आप पानी पीते हैं तो ये पानी अमृत के जैसा काम करता है। और आप मेरे मित्रों इसे करके देख लीजिए, आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी, अफारा, इन सब में कितना लाभ मिलेगा अप्रत्याशित, जो आपको दवाइयों से भी लाभ नहीं मिला होगा। वो दवाइयां केवल भोजन के साथ मुहुर मुहुर वारी पिबेत अभूरी, बार बार पानी पिए, थोड़ा थोड़ा, मतलब सिप सिप करके आफ्टर एवरी 2 bites। तो पहली बात, भोजन के साथ पानी पीना है। नंबर 2, भोजन के साथ भी किस तरीके से पीना है वो मैंने बता दिया। अब इसका भी देखिए, ये पूरा भाव प्रकाश मैंने नाम लिया, इसका पूर्व खंड अध्याय 5 श्लोक नंबर 157। परमाणुओं के साथ बात करनी है मेरे भाइयों। अब केवल वर्बली ये बोलते थे, वो ये बोलते थे, बिना मतलब। आजकल आप देखते हैं कोई बात बोल दो, गीता में ऐसा लिखा है। अरे भैया गीता में लिखा है ना, बता दो कौन से अध्याय में, श्लोक नंबर बता दो। उसमें फिर झगड़ा शुरू कर देते हैं। आप अपनी बात रखिए, अपना पक्ष रखिए, लेकिन व्हेन इट्स कम्स टू हेल्थ, जब लोगों के स्वास्थ्य की बात आए तो वहां पर बिना मतलब मत उलझिए, बिना मतलब लोगों को परेशान मत कीजिए। बस आपने कहीं से सुन लिया, जहां से सुना वो आप्तवचन हो गया। कोई आप्तवचन नहीं है। हर बात को गीता में ऐसा लिखा है, गीता में ऐसा लिखा है, बोलो कि हम आपकी बात मान लेंगे, आप हमें बता दीजिए गीता में कहाँ लिखा है। गीता भी हम अपने ले आते हैं, आप बताइए कहाँ मिलेंगे, अध्याय नंबर बता दीजिए, श्लोक नंबर बता दीजिए, और फिर देखिए, फिर हम भी मानेंगे। मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि पानी के बारे में आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट, माधव, शारंगधर और भाव प्रकाश, अथर्ववेद, ये मैंने वो नाम लिए हैं जिनमें पूरा आयुर्वेद समाहित है। उसके एक एक पृष्ठ में एक एक लाइन को मैंने अध्ययन किया है। मैं पानी के बारे में आप तक जो भी बात पहुंचा रहा हूं वो सब प्रमाणित है। उसको आज समझें तो फायदे में रहेंगे, अगर लेट से समझे, बीमारियां लगवा करके समझे, एक अमृत को अपने पहले खुद विष बना करके समझे, तो मैं अपने योग स्थली में बोलता हूं ये ठीक उसी तरह का होगा जैसे ताला टूटने के बाद चाबी का मिल जाना। फिर टूटा ताला भी सामने पड़ा होगा और चाबी भी सामने पड़ी होगी, और कितने काम की है वो आप सोच लीजिए। इतनी देर इस बात को समझने में मत लगाइए कि आपके लिए भी मुझे बोलना पड़े कि ताला तोड़ के चाबी मिल गई। इतना देर मत कीजिए प्लीज। आप अभी ताला भी सलामत है, चाबी मैं दे रहा हूं, चाबी से खोलिए, सब कुछ अच्छा होगा, सलामत रहेगा। तो हर चीज विद रेफरेंस। ये किताब है जल, अमृत या विष, पूरे शास्त्रों के आधार पे, मेरा कुछ भी नहीं, केवल हर जगह चरक सूत्र में जो लिखा है वही आपको मैंने बता दिया। वापिस अपने प्रसंग पे आता हूं कि पानी कितना पिए, कब कब पिए। तो कब कब में मैंने बताया कि सुबह उठ करके 1 गिलास गर्म पानी पीना है। नंबर 2, भोजन करते समय 1 कप गर्म पानी पीना है।
अब यहाँ पे कुछ लोग मेरे भाई पूछते हैं कि क्या इस गर्म पानी को दोपहर में हम छाछ से रिप्लेस कर सकते हैं? तो मेरा जवाब है बिल्कुल हाँ। आप दोपहर में छाछ, बटर मिल्क जो है वो आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं इस पानी की जगह। मेरा मतलब है कि आप लगभग 150 ml लिक्विड, गर्म पानी या छाछ, लेकिन कहीं से भी मैं अप्राकृतिक चीज को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पे 150 ml कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं उसको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पर किसी तरह का कोई आर्टिफिशियल जूस रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। मैं पानी और छाछ के लिए, यानी कि बटर मिल्क के लिए मैं आपको हाँ कर रहा हूं लंच में, नोट इन डिनर। अब रात में पानी का रिप्लेसमेंट हो सकता है गरम दूध, यानी आप भोजन के साथ, बहुत से हमारे बड़े लोग थे जो भोजन के साथ दूध पीते थे, बहुत मजेदार। अभी हम धीरे धीरे जुड़ेंगे आपस में तो मैं दूध की कहानी आपको बताऊंगा। बहुत लोग बोलेंगे अरे खाने में तो नमक है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है, हम दूध कैसे ले सकते हैं साथ में? तो मैं आज आपको कह रहा हूं कि मैं प्रमाण दूंगा, लेकिन आप दूध जरूर ले सकते हैं रात में खाने के साथ। जिन लोगों को दूध से दिक्कत नहीं है, अगर आपको किसी तरह की एलर्जी है तो वहां पर फिर आप प्रॉब्लम, फिर वो अलग बात है। कोई IBS का पेशेंट है तो वहां दूध नहीं लेना है। अदरवाइज जिन लोगों को एसिडिटी है उनको तो दूध अमृत के जैसा काम करता है। रात्रि में भोजन के साथ अगर आप 1 कप दूध सिप सिप करके ले लेंगे, जैसे पानी दिन में लेंगे, तो आप देखिएगा आपकी एसिडिटी कहां जाएगी। ये दूसरा समय हो गया। तीसरा वो बोलता है कि भोजन कर लिया, भोजन के साथ भी पानी पी लिया, उसके बाद भी आप ये चाहते हैं कि जो पेट में भोजन पहुंचा वो सड़े नहीं, वो एसिडिटी ना करे, वो गैस ना करे, तो आप क्या करें? तो वहां पर भी अष्टांग संग्रह वाग्भट जी लिखते हैं कि आम विष्टब्ध्यो कोष्णम निष्पिपासो अपि पिबेत यावत्ते क्लेदयन्ते अन्नम अति क्लेदो अग्निनाशने। यानी कि यदि आप चाहते हैं कि आपके पेट में पहुंचा भोजन वो उसमें इनडाइजेशन ना हो, तो भोजन के बाद भी एक निश्चित अंतराल हमने कैलकुलेट किया लगभग 1.5-2 घंटा। यानी आपने अगर 1 बजे भोजन किया दोपहर में, तो 3 बजे, 5 बजे, 7 बजे आपको प्यास ना हो तब भी आप थोड़ा सा पानी, 1 कप पानी, फिर मैं कह रहा हूं ताजा या गर्म, आप जरूर पेट में डालें। किस लिए? वाग्भट बोलते हैं यावत्ते क्लेदयन्ते अन्नम, जिससे अन्न गीला होकर पकता रहे। आपके किचन में क्या कोई भी चीज, चाहे वो दाल हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो सब्जी हो, कोई चीज ऐसी है जो आप बिना पानी डाले पका लें, और जो कुछ हमारे बाहर हो रहा है वही हमारे अंदर हो रहा है। तो अंदर भी वो बोलता है कि पानी डालते रहें। बाहर तो आपके पास ये एक है कि आपने बर्तन लिया और बर्तन लेकर के जितने चावल हैं उसी हिसाब से आपने पानी एक बार में डाल दिया, छोड़ दिया, लेकिन ये बर्तन वाली फैसिलिटी हमारे पेट में नहीं है। तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी आपको निश्चित अंतराल पे डालना पड़ेगा। किस लिए? यावत्ते क्लेदयन्ते अन्नम, जिससे अन्न गीला होकर पचता रहे। लेकिन देखिए वहां भी क्या लिखा, अति क्लेदो अग्निनाशने है। अति क्लेदन मत कर देना, क्लेदन का मतलब होता है गीला। अधिक पानी मत डाल देना, अति क्लेदन अग्निनाशने, फिर अग्नि का नाश हो जाएगा। कहने का मतलब देखिए कितना वैज्ञानिक थे वो लोग, कितना तार्किक थे वो लोग, कि उन्होंने कहा कि पानी निष्पिपासो अपि पिबेत, प्यास ना हो तब भी पिए। किस लिए? यावत्ते क्लेदयन्ते अन्नम, जिससे अन्न गीला होके पकता रहे। लेकिन ये भी साथ में अति क्लेदो अग्निनाशने, अति क्लेदन मत कर देना, तो अग्नि का नाश हो जाएगा। फिर रेफरेंस अष्टांग संग्रह अध्याय 6 श्लोक नंबर 36 जाके देखिए। अष्टांग संग्रह आजकल तो गूगल पे भी आपको शायद मिल जाए। अध्याय खोजिए 6 अध्याय और श्लोक नंबर 36, देखिए कि भोजन के साथ पानी पीना है कि नहीं पीना। ऐसे ही लोग फेसबुक पे कमेंट्स, वाग्भट तो बोलते थे पानी के साथ, वाग्भट तो बोलते, अरे वाग्भट कहाँ बोलते थे यार? वाग्भट बोलते थे, कहाँ बोलते हैं वाग्भट? मुझे दिखाइए ना। वाग्भट बोलते थे, अष्टांग में बोलते थे, और कुछ लोग आधे अधूरे से पता नहीं कौन से डॉक्टर हैं उनका नाम ले लेके मतलब सिर दर्द कर देते हैं लोग। रेफरेंसेस से बात नहीं करनी है, तो ये मैंने रेफरेंसेस भी दिखा दिया।
और इसको मैं और ओपनली चैलेंज करता हूं। अगर ये बात गलत है, अच्छा एक गलत छोड़िए, मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि पिछले 6 वर्षों से 2016 में मैंने पहली बार ये किताब लिखी थी 2016 में। अब सोचिए उसके बाद से मैं लगातार प्रसारित कर रहा हूं और आज मेरे पास ऐसे हजारों नहीं लाखों लोग हैं जिनके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैसेज मेरे पास आए हैं कि केवल हमने पानी पीने का तरीका आपने जो बताया वो किया और हमें पेट संबंधित कोई समस्या अब नहीं हो रही है। मेरे भाइयों, दवाइयों से बाहर आओ, पानी को ठीक करो, फिर दूध को ठीक करेंगे, फिर दालों को ठीक करेंगे, फिर सब्जियों को ठीक करेंगे, सलाद को ठीक करेंगे, फलों को ठीक करेंगे। यही ठीक करके स्वास्थ्य है, अपने जीवन शैली को सही करेंगे। कहीं ना कहीं पहला सुख निरोगी काया, बाकी सब मोह माया के सिद्धांत पे काम करेंगे, बैलेंस करेंगे तन में, मन में, समाज में, अध्यात्म में, देश में और अर्थ में। ये छोटी सी जिंदगी है, इसको हमने जो है पहले हमारे बड़े लोग 400 साल जीते थे, फिर घट 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 फिर हमारे बड़े 100 साल तक आ गए और अब करके अब हम 70-75 पे आ गए। मुझे लग रहा है कि अगर अब भी ना सुधरे तो हमारे बच्चे जो है वो 55-60 और शायद वो भी ना सुधरे, उन तक भी ये वेदों की बात ना पहुंच सकी तो 40-45-30 कौन जानता है। अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि हमारे बड़े वो सुविधाओं के अभाव में, जब ना डॉक्टर्स थे, ना हॉस्पिटल थे, ना धन था, ना विज्ञान था, ना टेक्नोलॉजी थी, हमारे मतलब मैं 50 साल पहले की बात कर रहा हूं, जो मध्यकालीन एक समय था जब सब कुछ बहुत पुअर था। मैं वैदिक समय की बात नहीं कर रहा हूं, उस समय तो बहुत ही संपन्न था। तो ये जो समय बीच में गया है, उस समय में हमारे बड़े साधनों के अभाव में अगर कोई प्राकृतिक विपदा ना आए तो 100 साल जीते थे। आज हम सो कॉल्ड इतने प्रोस्पेरस हैं, इतने हॉस्पिटल्स, इतनी हेल्थ अवेयरनेस, इतने चेकअप, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सब खा करके भी आज हमें छोड़िए, हमारे राजा महाराजा सो कॉल्ड मंत्री संतरी जो ऑर्गेनिक फूड, फार्म हाउस और एसी और सब कुछ, उसके बाद 75 तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। हमारे आंखों से सामने देखते देखते जो है 25 साल आयु कम हो गई। तो उसके पीछे अगर 2 सबसे बड़े कारण हैं तो नंबर 1 खान पान ठीक ना होना, और खान पान ठीक क्यों नहीं है, क्योंकि हमें सही जानकारी नहीं है। नंबर 2 हमारे जीवन शैली ठीक ना होना, और नंबर 3 छोटी छोटी बातों पे केमिकल मेडिसिन को ले लेना। छोटी छोटी बातों पे केमिकल मेडिसिन को ले लेना, ये भी हमारे शरीर को बहुत खराब कर रहा है। और ये केमिकल मेडिसिन आज हमें दिक्कत नहीं करेगी, जरूरी नहीं कि आज करे। ये केमिकल मेडिसिन आज हम कंज्यूम करते हैं और उसके बाद में जो है ये धीरे धीरे 3 साल बाद, 2 साल बाद कैसे वो धीरे धीरे बताएंगे। सो कहने का मतलब ये है कि हमने अभी असेंशियल समय की बात की। पहला असेंशियल समय होता है सुबह उठ करके पानी पीना, फिर दूसरा असेंशियल समय होता है कि भोजन के साथ पानी पीना, और उसके बाद तीसरा असेंशियल समय होता है भोजन के बाद भी एक निश्चित अंतराल पे पानी पीना। अब उसके बाद फिर समय आता है जब आपको प्यास लगे तो एक बार में आप एक छोटा गिलास पानी सिप सिप करके पिएं। पानी को खाना है, खाने को पीना है, ये सिद्धांत दिमाग में बिठा लीजिए। पानी को खाना है और खाने को पीना है, यानी कि कभी भी आप पानी को तेजी से मत पीजिए, गल्प मत कीजिए। किस लिए मत कीजिए, ये आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपको समझाना पड़ेगा, मुझे समझाऊंगा, बीच में समझाऊंगा कि कैसे आपके द्वारा झटके से पिया गया एक गिलास पानी, इवन आफ्टर 1 घंटा खाने के बाद भी, गर्मी का मौसम में आपके हाथ में पानी की बोतल आ गई और आप खाना खाए 1 घंटा हो गया, समझदार है कि 1 घंटे बाद तो पानी पी सकते हैं, दग 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 करके आपने पानी खत्म कर लिया। आपको पता है आपने कितना बड़ा जुल्म किया है अपने शरीर के साथ, बताऊंगा आपको। अभी देखता हूं कुछ मेरे भाइयों के मैसेज आए हुए होंगे तो थोड़ा देखते हैं। कुछ लोग नमस्ते भी कर रहे हैं। तरुण तनेजा, गला खराब रहता है हमेशा, क्या करें? गला जिन लोगों का खराब रहता है वो सबसे पहले तो खदीर आदि वटी किसी भी कंपनी की मिले वो ला करके 2 गोली सुबह शाम चूसना शुरू कीजिए, गला उससे ठीक रहेगा। अभिनेंद्र तिवारी जी बोलते हैं कि डैंड्रफ के लिए कुटजादी तेल अगर आपके यहाँ मिल जाए ठीक है, नहीं तो हमारे यहाँ से मंगाइए। डैंड्रफ का दुश्मन है, तेल लगाइए सिर में, बहुत अच्छा तेल है कुटजादी तेल फॉर डैंड्रफ।
बहुत सारा हेयर फॉल केवल डैंड्रफ की वजह से होता है, तो आपको कुटजादी तेल लगाइए, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद ये लिखती हैं अनीता जी, अनीता गहलोत, सर हेडेक बहुत ज़्यादा होता है। मैडम हेडेक के लिए मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि 11 तरह के सिर दर्द आयुर्वेद में बतलाए गए हैं। खाली एक पेन किलर खा करके जो आप सिर दर्द के ठीक करने की कोशिश करते हैं वो कुछ नहीं, केवल आप सिर दर्द को दबा रहे हैं, उसको और कहीं ना कहीं बॉडी में सेटल कर रहे हैं। एट द सेम टाइम उस पेन किलर से अपने पेट को खराब कर रहे हैं, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर रहे हैं इमीडिएटली, और लेटली मतलब इन फ्यूचर आप अपनी किडनी को खराब कर रहे हैं। तो आप सिर दर्द के लिए किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिलिए, ट्रस्ट मी, आपको सिर दर्द से हम पूरी तरह से क्योर करके देंगे। और जिनके 20 साल 25 साल पुराने सिर दर्द, जिन्हें वो माइग्रेन कह के या सर्वाइकल कह के ढो रहे हैं बिना मतलब, वो भी हमें 3 महीने का समय दे दें, हम 3 महीने में आपको जो है वो बता देंगे कैसे करना है। अच्छा, किसी मेरे भाई ने लिखा है प्यास को कंट्रोल कैसे करें, प्यास बहुत लगती है। तो ऐसे में कुछ नहीं करना, कभी भी प्यास को कंट्रोल नहीं करना। आप पानी लीजिए, एक सिप पानी लीजिए, मुंह में रखिए, फिर गिलास को रख दीजिए नीचे, फिर आपको प्यास लगे फिर एक सिप ले लीजिए, फिर आप रख दीजिए। देखिए, हमें कंट्रोल करना है, हमें किसी चीज़ को जिद नहीं करनी, प्यास के वेग को नहीं रोकना चाहिए। आपको प्यास लग रही है तो आपको ऐसे पानी पीना है सिप सिप करके कि आपकी प्यास बुझे, आपको तसल्ली हो, आपकी बॉडी में भी जल पहुंचे, लेकिन यहां पेट में चलती पाचन की क्रिया डिस्टर्ब ना हो। एक चीज बताना चाहता हूं, चलिए, आप क्या है कि बात से बात निकलती है मेरे बंधु। हम जो भी कुछ खाते हैं, हम पहले बात करते हैं वेजिटेरियन फूड की। वेजिटेरियन फूड जब हम खाते हैं तो हमने मुंह में डाला खाना और कड़क करके, ये हमारा फूड पाइप और ये हमारा पेट। मैं बार बार, आपको लगता होगा डॉक्टर यहाँ हाथ रखता है, एक्चुअली हमारे पेट की पोजीशन यही है, ये हार्ट के साथ पेट है। ये हमारी जो रिब्स हैं, जो हमारी पसलियाँ हैं, हमारा स्टमक इसके अंदर होता है, इसके नीचे नहीं होता, इसके नीचे केवल हमारी आंतें होती हैं। तो यहाँ पे हमारा पेट होता है। बेसिकली मेरा हाथ बार बार यहाँ जाता है, तो आप मत समझिए कि हार्ट पे हाथ लगा रहे हैं, हमारा पेट ही है, ये पेट है हमारा। तो हमारे पेट में जो एक तरह से फूड पहुंचता है, तो ये हमारे पेट में इन जनरल 4 घंटे रहता है, 4 घंटे। और यहां पर सबसे बड़ी क्रिया होती है फूड का गलना। जो एसिड सेक्रेट होता है स्टमक में, उसके द्वारा ये फूड बिल्कुल गल के धीरे धीरे एक तरह से कोई चीज गल रही है, पानी जैसा बन रही है, और नीचे छोटी आंत में जा रही है, ड्यूडेनम में जा रही है, जहां पर मैक्सिमम ड्यूडेनम, जुजिनम, इलियम, ये छोटी आंत के 3 पार्ट बनाए गए हैं। तो इन तीनों में सबसे अधिक डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है, डाइजेशन होता है। अब 4 घंटे में धीरे धीरे खाना गल गल के नीचे जा रहा है। और पेट की हमारी एक क्षमता होती है, देखिए एक बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको। इन जनरल जो तकड़े आदमी भी होते हैं, मोटे आदमी, तो उनके पेट में भी इन जनरल आज के टाइम पे एवरेज क्षमता पेट की जो बैग है वो 500 ग्राम की होती है, 500। और अगर पतला कोई व्यक्ति है या महिला है, उसके पेट की क्षमता तो 400 ग्राम चीजों को समेटने की होती है। एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूं आपको। जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और थाली का ऑर्डर देते हैं कि साहब सुपर डिलक्स थाली ले आओ, जिसमें सब्जी होती है, दाल होता है, चावल होते हैं, 2 रोटी होती है, पापड़ होता है, सलाद के 2-4 पीस होते हैं, और एक बाद में गुलाब जामुन भी होता है। उसका वेट होता है 400 से 450 ग्राम। बड़ी थाली है तो 400 ग्राम, 450 ग्राम वेट होता है उसका। और जब वो थाली खा लेते हैं ना, तो वो यहाँ तक भरा होता है, अच्छे खासे आदमी को भी यहाँ तक लगता है भर गया। अब सोचिए कि पेट की क्षमता 400 ग्राम की आपने डाल दिया। अब उसको खाना खाने के बाद आपको किसी ने बड़े अच्छे समझाया हुआ कि खाना खाने के 45 मिनट बाद पानी पीना है साहब। तो आपने कहा वाह जी वाह, बिल्कुल सही बात पता है। और 45 मिनट बाद फॉर्चुनेटली आपके हाथ में पानी की बोतल आ गई, और गर्मी का मौसम, थोड़ी ठंडी बोतल, और आपने बड़ी शान के साथ उसे मुंह पे लगाया और धक 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 करके आपने आधा लीटर पानी पी लिया। ये पानी जो है ये हवा में तो उड़ेगा नहीं, ये पानी वहां जाएगा और तेजी से जाएगा, गल क्या ना, तो इसने क्या काम किया, खाने के मोटे मोटे टुकड़े जो पेट में थे उसको फोर्सफुल्ली, जिसको गल करके छोटी आंत में जाना था, पिघल करके पानी जैसा बन करके छोटी आंत में जाना था, वो उसने फोर्सफुल्ली बड़े बड़े टुकड़ों को नीचे उतार दिया।
अब नीचे उतारने, बहुत ध्यान से सुनिए मेरे भाइयों, बहुत ध्यान से सुनना। नीचे जब मोटे मोटे टुकड़े खाने के पहुंचे तो ठीक उसी तरह का सीन बना, मैं आपको दिखाता हूं। अगर इस मोबाइल जैसा मोटा लकड़ी का टुकड़ा मैं आपको दे दूं और आपको पूरी एक माचिस की डब्बी दे दूं कि साहब इसको जलाइए, बहुत ध्यान से सुनिए, इतना मोटा लकड़ी का टुकड़ा मैं आपको दे दूं, मोबाइल जितना मोटा, और एक माचिस की डब्बी आपको दे दूं कि जलाइए, तो आप इसको काला तो कर देंगे हर जगह जला के, लेकिन ये जलेगा नहीं। लेकिन इसी मोबाइल की लकड़ी कि मैं बुरादा बना दूं, बिल्कुल पतला डस्ट जैसा बना दूं, और आपको केवल 2 माचिस की तिल्ली दे दूं, एक भी इसलिए कि हवा से बुझ ना जाए, तो ये पूरी आग करके जल जाएगी। सो मेरा इशारा आप समझ गए। वो डाइजेस्टिव एंजाइम पतले पतले फूड पे काम कर सकते हैं, उसे पका सकते हैं, लेकिन जब मोटा मोटा टुकड़ा वहां पे हो गया तो वो उसी तरह काम करता है। उसके लिए वो अग्नि जो वहां पर है उसको भी स्लगिश कर देगा। अग्नि जल रही है, आपने मोटे मोटे लकड़ी के टुकड़े उठाए जो आपके पास थे, उसके ऊपर रख दिए, तो आपको क्या लगता है वो तेज हो जाएगी? वो बुझ जाएगी। मेरे ख्याल से शायद मैं समझा पा रहा हूं, बहुत इससे आसान तरीके से मैं आपको नहीं समझा पाता कि आप जो तेजी से पानी पीते हैं और खाना खाए अभी 4 घंटे, मतलब पेट खाली नहीं हुआ, तो खाने को वो तेजी से पिया गया पानी पुश कर देता है समय से पहले आगे, और जब आगे बड़े बड़े टुकड़े पहुंचते हैं तो वहां पर वो मोटे टुकड़ों पे हमारी फायर काम नहीं कर पाती। सो आपने पानी कैसे पीना है? पानी ऐसे पीना है सिप सिप करके कि पानी यहीं पे मुंह से ही एब्जॉर्ब हो जाए, गले तक चला जाए, या पेट में भी जाए तो हल्का सा उसे पुश ना कर सके। तो हमेशा पानी सिप सिप करके आराम से पिएंगे, पेट में भी पहुंच जाए। लेकिन आप देखिए कांच पे भी अगर आप बैलेंस बना के ध्यान से चले तो कांच पे भी आप चल लेते हैं बिना तोड़े, और आप थपक 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 करके चलेंगे, लकड़ी को भी तोड़ देते हैं आप। सो आपके कदम कैसे पड़ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि कांच भी बच जाएगा, और आपके कदम अगर ठप्पड़ ठप्पड़ पड़े तो लकड़ी भी टूट जाएगी। सो पानी सिप सिप करके पीजिए, सो दैट ना पेट में बहुत इकट्ठा हो, और वी आर फॉर्चुनेट कि पानी मुंह में डाला वो एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर दूसरा सिप लिया वो एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर सिप डाले फिर एब्जॉर्ब हो जाता है। थोड़ा सा अगर रिस भी गया तो पेट में जाके खाने को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना डाइजेस्टिव एंजाइम्स को डिस्टर्ब करेगा। सो पानी को सिप सिप करके पिएं। और आपका क्वेश्चन कि प्यास को कैसा कंट्रोल करें, तो कंट्रोल नहीं करना, बस तरीका ये कर दें। उसके बाद जी फिर आ रहा है अभिनेंद्र तिवारी जी, थैंक यू भी लिख दिया उन्होंने फटाफट। और जी बीपी का सोल्यूशन बताएं, अनीता गहलोत सोलंकी। बीपी का सोल्यूशन तो देखिए सीधी सी बात है, आपको योग अपनाना पड़ेगा, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा जीवन शैली में परिवर्तन करना होगा, आपको गैस नहीं बनने। मैं आपको यू ट्रस्ट मी, मेरे पास एक पेशेंट आज भी आया, पहले भी एक बार आए थे, वो पिछले 3-4 साल से ब्लड प्रेशर और शुगर की दवा ले रहे थे, और उन्होंने हमारी दवाई ली, पेट उनका ठीक नहीं रह रहा था, उन्होंने हमारी पेट की दवा ली और इमीडिएटली उनका शुगर भी डाउन गया, ब्लड प्रेशर भी डाउन गया, और उन्होंने फिर दोनों दवाइयों को छोड़ दिया। वो मेरे पास 10 दिन बाद आए और आके बोले कि डॉक्टर साहब इतना तो मेरा शुगर कभी डाउन नहीं हुआ दवाइयाँ खा के जितना अब होने लगा। सो कहने का मतलब यह है कि उनकी आईबीएस की समस्या थी, मैंने उनको एक ब्रेन टॉनिक दिया, साथ में पेट ठीक करने वाली मेडिसिन दी, और शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों की दवाई उनकी बंद हो गई। अब आपको मैं एकदम फैक्ट बता रहा हूँ, आज वो पेशेंट वापस से आए अपनी धर्मपत्नी के साथ में, और उन्होंने बताया कि साहब मेरे को सर 25 दिन हो गए, मेरे को शुगर ब्लड प्रेशर में क्या करूं? तो मैंने कहा आपका ठीक आ रहा है ना, चेक कह रहे मैं सर मैं तो रोज ही चेक करने लगा, मेरा बिल्कुल बढ़िया आ रहा है सर। तो मैंने कहा फिर अच्छा है, छुटकारा मिल गया। तो बोलते मैं 3 साल से खा रहा था सर, ब्लड प्रेशर की दवा भी शुगर की दवा भी। अब बताइए। सो मेरा आप लोगों से एक हम्बल सजेशन ये है कि आप ध्यान कीजिए, पेट जो है वो ठीक रहना चाहिए, गैस नहीं बनने दीजिए, कब्जी नहीं रहने दीजिए, अपने डाइजेस्टिव पावर को बिल्कुल हल्का मत होने दीजिए। डाइजेस्टिव पावर को हल्का मीन्स अपनी अग्नि को मंद मत होने दीजिए। हमारे यहाँ साफ साफ लिखा है रोगा सर्वेप्यु मंदाग्न्यो, रोगा हमेशा हर रोग की शुरुआत ही अग्नि की मंदता से होती है, यानी मोटे मोटे तौर पे पेट से बीमारियों की शुरुआत होती है। दोस्तों बहुत मजा आ रहा है और हम इसी तरह जुड़े रहेंगे, बस आप साथ देते रहिए।
मैं माध्यम बनूंगा खान पान को ठीक करने में और जीवन शैली को ठीक करने में। और ब्लड प्रेशर के लिए अनीता जी आप एक हमारा शोथोसम, एक मेरे और मित्र ने पूछा था कार्डियोमेगैली के लिए, तो शोथोसम एक कैप्सूल है हमारा, शोथोसम। वो कैप्सूल वो कोई भी व्यक्ति जिसको कार्डियोमेगैली है या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या शरीर में सूजन आती है या सर्कुलेटरी डिफेक्ट है, वो प्लीज शोथोसम को अपनी कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हैं लेते रहिए, शोथोसम जोड़ दीजिए एंड सी द डिफरेंस इन सम डेज। ये राजीव सर के दूसरे रूप हैं, वाह ये भाग जाते हैं भाई कमेंट्स, मैं पढ़ ही नहीं पाता। विवेक कुमार जी, आपने शायद राजीव जी के, मेरे ख्याल से आप बात कर रहे हैं स्वर्गीय भाई राजीव दीक्षित जी के बारे में। बड़े ही अनुकरणीय राजीव दीक्षित जी रहे हैं और स्वराज को लेके जो उन्हें जागृति फैलाई, चेतना फैलाई, मैं निश्चित ही उनको जहाँ भी वो हैं ईश्वर अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे रहे होंगे। इतने बहुत ही महान व्यक्तित्व के मालिक थे राजीव दीक्षित जी। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, राजीव दीक्षित भाई जो हैं वो चिकित्सक नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे। कुछ लोग बोलते हैं डॉक्टर राजीव दीक्षित जी डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं थे, वो बहुत ही प्यारे व्यक्तित्व थे और आयुर्वेद के प्रति और स्वदेशी कोई भी चीज जो हमारे वेद उनके प्रति उनका बड़ा रुझान था। तो अपने रुझान के चलते, अपनी जिज्ञासा के चलते जितना उन्होंने ज्ञान लिया लोगों से, चिकित्सकों से, और उसको फिर वापस उन्होंने समाज तक पहुंचाने की जो कोशिश की, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा, प्रशंसनीय रहा, बड़ी हेल्प मिली। लेकिन राजीव दीक्षित जी जो है चिकित्सक नहीं थे और कभी कभी किसी डॉक्टर ने अगर उनको गलत जानकारी दे दी, अब क्योंकि राजीव दीक्षित जी तो देखिए डॉक्टर नहीं थे, अब कितना उन्होंने पढ़ा ये भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ हमारे जैसे चिकित्सकों के साथ बैठते थे और हमने कुछ बताया तो उन्होंने आगे, पब्लिक फिगर थे, आगे बता दिया। कहीं कहीं त्रुटि है, कहीं कहीं त्रुटि है, तो आप उससे प्रभावित ना हो। हम उनके सपने को यानी कि स्वदेश जागरण को, हम उनके सपने को यानी कि वैदिक प्रचार को, उनके सपने को यानी स्वस्थ भारत को हम आगे बढ़ाएंगे और तथ्यों के साथ आगे बढ़ाएंगे। तो पुनः मैं अपने भाई राजीव दीक्षित जी को श्रद्धांजलि देता हूं और निश्चित ही उनके विजन को, उनके सपने को हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। आकांक्षा सिंह क्या लिखते हैं जी, ओबेसिटी 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 मोटापा, मोटापा यदि दूर रखना है तो 3 सफेद चीजें दूर कीजिए। नंबर 1 चीनी, नंबर 2 दही, नंबर 3 मैदा। मोटापे के बारे में आज यही लाइन, 3 सफेद चीजें, चीनी से दूरी बनाइए, दही से दूरी बनाइए, मैदे से दूरी बनाइए, तो आपको बड़ा आनंद आएगा, आप शरीर हल्का होता चला जाएगा। दही मत खाइएगा, ध्यान रखिएगा, दही मत खाइएगा। अच्छा जी, मुक्ता शानू, कॉन्स्टिपेशन बहुत है। मुक्ता शानू जी, कॉन्स्टिपेशन का इलाज, आज मेरे पास कोई पेशेंट पंजाब से आए थे, उन्होंने बोला कि साहब आपने हरड़ बताई थी, छोटी काली हरड़ 5-6 साल पहले, और हम उसी को हरड़ को 100 ग्राम हरड़, छोटी काली हरड़ को थोड़ा सा बादाम के तेल में फ्राई करके और पाउडर कर लेते हैं और 1 चम्मच खाते हैं, बहुत अच्छा पेट साफ होता है। लेकिन कब तक खाना है? तो मैंने कहा आपने एक चीज मेरी सुनी कि हरड़ सेफ है, उसका नाम अभिया है, उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन वो पूरा इलाज नहीं है। आप अपने लीवर को ठीक कराइए, अपने पैंक्रियाज के एंजाइम्स को ठीक कराइए, तो थोड़ा सा मिलिए। हरड़ मतलब बाजार से आप बहुत सारी ऐसे पेट साफ करने वाले चूर्ण आ गए हैं जिनमें सनाए की मात्रा बहुत अधिक है और वो सनाए आपके पेट में बहुत अधिक सूजन कर देती है। शुरू में आपको ठीक लगेगा लेकिन बाद में आपको बहुत परेशानी होगी, मत ऐसा कीजिए। कॉन्स्टिपेशन इज ए सिम्टम ऑफ इंडाइजेशन, बहुत ध्यान से सुनिए। कब्जी अपच का लक्षण है, तो केवल लक्षण की चिकित्सा मत कीजिए। डोंट गो फॉर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, वर्क ऑन द रूट कोज, अपने रूट कोज पे काम कीजिए। सिंपल सिंपल औषधियां आपको देंगे और आप देखिए आपकी कब्जी कुब्जी ठीक हो जाएगी, आपको रात का पाउडर बंद हो जाएगा। मेरे ख्याल से आज यहीं पे अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और ये बच्चों की नाज लिखती हैं, बच्चों के टॉन्सिल का ट्रीटमेंट। नाज मैं इतना आपको कहना चाहूंगा कि बच्चों के टॉन्सिल्स कटवाने से पहले एक बार हमें जरूर मिल लीजिएगा, क्योंकि टॉन्सिल को हम बहुत बहुत अच्छे से ठीक करते हैं। वीना सरदाना साहब, स्किन एलर्जी के लिए
भी आप थोड़ा बताइए, क्योंकि स्किन एलर्जी 2-3 तरह की होती है। कभी अर्टिकेरिया होता है, कभी एक्जिमा होता है और कभी सोरियासिस होता है। तो हमें एक बार थोड़ा सा डिटेल मिल जाएगा। आप हमारे नंबरों पे, जो हमारे नंबर बाद में हम देते हैं अपने फेसबुक लाइव के बाद में, आप उनसे बात कर सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, डॉक्टर्स के नंबर होते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं और अपनी समस्या बताइए, वो डेफिनेटली आपको सोल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। अगर मुझसे बात करनी है तो हम अथ आयुर्वेद वाले ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देते हैं। आप हमारे नंबरों पे बात करके फीस जमा कराइए और उनसे कहिए डॉक्टर अरोड़ा से बात करने का अपॉइंटमेंट, टेलीफोनिक कंसल्टेशन बुक कर दीजिए। मैं अमूमन 48 घंटे में शाम को 8 से 10:30 पौने 11 तक मैं कॉल करता हूं। अमूमन 20 से 25 पेशेंट मैं रोज लेता हूं और बात करके अगले दिन आप कहीं पे भी इंडिया में हैं, आपकी दवा हमारे यहाँ से डिस्पैच हो जाती है। और उसके बाद बीच में पूछने के लिए, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे जूनियर डॉक्टर्स, 3 डॉक्टर्स मेरे आफ्टर सर्विसेज के लिए हैं कि आपको अगर बीच में कुछ भी बात पूछनी है, आप हमेशा उनसे कॉल करके बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। सो कहने का मतलब है, अब बहुत अधिक हम एक दूसरे से दूर नहीं है। इस पानी के विषय को और आगे बढ़ाएंगे। पानी का रिलेशन शुगर पेशेंट के लिए, पानी का रिलेशन ब्लड प्रेशर पेशेंट के लिए। एक रिक्वेस्ट साथ में करना चाहता हूं कि मैंने अपने पेज के ऊपर पानी के 3 वीडियो डाले हुए हैं, आप उनको बार बार सुनिए, शास्त्रों के प्रमाणों के साथ है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोज को समाज में फैलाएं, समाज तक सही जानकारी पहुंचाएं। स्वास्थ्य दान सबसे बड़ा दान है, उसमें मेरे साथ आप माध्यम बने। आज के लिए इतना ही। अगले शनिवार को 9 बजे फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आपके सवालों को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम धन्वन्तराय नमः। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार।